हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग जो है बीएड एंट्रेंस की तैयारी में जो है आज रीजनिंग को देखेंगे, जिसको कि हम तर्क शक्ति अभियोग्यता कहते हैं। तो आज हम लोग जो है रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, तो चलिए हम लोग अपनी तैयारी को थोड़ा सा दुरुस्त करते हैं और फिर अपने जीत को सुनिश्चित करते हैं, यानी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप सभी जो है हमारे सौम्या एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है भाई, उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जो भी व्यूअर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिए। ठीक है, और यहाँ मैं स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो यहाँ बीएड एंट्रेंस के अलावा जो है डीएलएड का एंट्रेंस, उसके बाद सीटेट, एस्टेट, केवीएस, ठीक है, नेट, उसके बाद बीएड और डीएलएड के जो है कोर्स की भी क्लासेस जो है यहाँ उपलब्ध हैं। ठीक है, और टाइम जो है आपको अलग अलग बैच जो है दिन भर में आपके अनुसार मिल पाएगी। ठीक है, साथ ही बच्चे यहाँ पर जो है आप कंप्यूटर प्रैक्टिस की तैयारी भी यहाँ कर सकते हैं, यानी कि अब सीबीटी मोड में होने वाले जितने भी जो है एग्जाम हैं, सीटेट, बीटेट और अदर कंपटीशन के भी, ठीक है, तो उनकी जो है ऑनलाइन और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर क्या होती है, कराई जाती है। ठीक है, साथ ही हमारे पास जो भी बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो वैसे बच्चों को भी क्या है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है हमारे यहाँ जो है पूर्ण रूपेण दिया जाता है। और ये टेस्ट जो है बच्चे यहाँ पर कंप्यूटर लैब की सुविधा होने के कारण जो है सभी का क्या होता है, अच्छी तरह से हो सकता है, और ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराता है और कंप्यूटर में आपको परफेक्ट बनाता है, और आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में भी सफल होते हैं। तो चलिए बच्चे, तो फिर जिन सब स्टूडेंट्स को या फ्रेंड्स को अगर टीचिंग से रिलेटेड या अदर कंपटीशन से रिलेटेड अगर कोर्स करना हो, या फिर आप लैब में हमारे कंप्यूटर लैब से जो है आप दूसरे कंपटीशन की भी जो है सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सीटेट और जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन है इनकी तैयारियां कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता है जो कि स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सभी इस स्क्रीन को के पता को नोट कर लीजिए और इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पता है डीआईजी चौक पूर्णिया। ठीक है, और साथ ही जो है आप हमें जो है रणभूमि मैदान पर भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां हमारा दूसरा ब्रांच है। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग जो है क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे बच्चे। ठीक है, तो आज हमारा जो रीजनिंग का सेशन है, तो रीजनिंग का सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन सबसे पहला है, आपका जो टॉपिक है वो रिलेटेड है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। ठीक है, यानी कि ये रीजनिंग से रिलेटेड जो है क्या है, प्रश्न है। तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है निर्देश में, निर्देश कह रहा बच्चा कि प्रश्न संख्या 31 से 33 तक दिए गए विकल्प है, ये विकल्प दिए गए हैं, उनमें से विषम यानी कि ऑड वर्ड को आपको क्या करने हैं, चूज करने हैं, और ऑड वर्ड या ऑड नंबर या ऑड लेटर को आपको क्या करने हैं, चुनने हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग आगे जो है कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ आपको बच्चे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कौन ऐसा है जो कि ऑड है। ठीक है, तो पहला है कागज, दूसरा है लिफाफा, और तीसरा है कलम, और चौथा है लेटर हेड। ठीक है, तो लेटर हेड जिस पर क्या होते हैं कि किसी भी संस्थान का क्या होता है, नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और उस पर क्या होता है, कुछ भी आप लिखते हैं तो उसको एक प्रमाणित रूप दिया जाता है, वो होता है लेटर हेड। जैसे कि आप डॉक्टर के जाते हैं तो आपको प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं ना, तो प्रिस्क्राइब जिस मतलब कि लेटर हेड पर या जिस पेज पे आपको करते हैं वो उसका लेटर हेड होता है, ताकि आपको
उस डॉक्टर के हर चीजों का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं। तो अब क्या है भाई, कागज है, कागज पर लिखते हैं, लिफाफा पर भी क्या करते हैं, लिखते हैं। लिफाफा भी जो है क्या है, कागज के बनते हैं। कागज जो है वो भी क्या है, लिखने का काम आता है। लिफाफा पर भी हम पता वगैरह लिखते हैं, लेटर हेड पे भी हम लिखते हैं। ठीक है, कलम है जिसके द्वारा इन तीनों पे लिखा जाता है। कलम पर लिखते नहीं है, कलम से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑड क्या हो गया हमारा, कलम हो गया। एक तो ये लॉजिक है भाई। दूसरी लॉजिक अगर हम जानेंगे तो यहाँ हम ये लिखेंगे कि कलम को छोड़कर, क्या है भाई, कलम को छोड़ करके आप ये तीनों जो है, ये तीनों किससे बनते हैं, तो कागज से ही बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कलम आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ऑड वर्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर हम जाएंगे सी की ओर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है, इसमें भी आपको ऑड वर्ड को क्या करने हैं, चूज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ है टैब। तो यहाँ पर बच्चा क्या है, टैब है, कोल्ड है, रीड है, सीट है। ठीक है, तो यहाँ टैब जो देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक क्या है, वॉवेल है, या ओ भी क्या है, वॉवेल है। ई डबल ई जो है वो भी क्या है, वॉवेल है। और आई भी क्या है, वॉवेल है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, टैब में एक वॉवेल है। ठीक है, कोल्ड में भाई क्या है, एक वॉवेल है। लेकिन रीड में जो है दो वॉवेल है। कितने वॉवेल है, दो वॉवेल है। और आई इसमें भी एक वॉवेल है, इसमें एक, इसमें एक। तो ऑड क्या हो गया भाई, यानी कि रीड आपका ऑड हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है बच्चा, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, अब इनमें से आपको ऑड बच्चे देखने हैं। ठीक है, कह रहा है 125, 343, 625 और 216, यानी कि 216। ठीक है, तो अब इनमें से आपको ऑड वर्ड क्या करने हैं, चूज करने हैं। तो अब इसको गुणनखंड कीजिए आप। तो 5 से अगर गुणनखंड करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 5 पर हम क्यूब देंगे तो वही आ जाएगा 125, यानी कि 5 5 जा 25 और 25 5 जा हो जाएगा 125। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम 343 को अगर हम क्या करते हैं, अगर इसका गुणनखंड करें तो हम दे सकते हैं ना 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 7 पर पावर हम 3 दे सकते हैं, यानी कि 7 7 49, 49 7 हो गया 343। ठीक है, तो चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम 625 का अगर गुणनखंड करते हैं तो इसका हमारा क्या हो जाता है, जैसे कि वर्गमूल अगर इसका निकालते हैं तो भाई 25 गुना 25। ठीक है, आगे तो नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो रखिए 25 25 हो गया 625। ठीक है, तो 625 हो जाता है। तो इसका अगर हम वर्गमूल की बात कर दे तो 25 पर क्या हो गया भाई, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आता है 216। तो 216 को अगर आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो इसके लिए हम बच्चे क्या दे देंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये उतना आ जाना चाहिए। ठीक है, 6 6 हो गया कितना, 36 और 36 6 कर दीजिए तो आपको यहाँ उतना आ जाएगा। 6 6 हो गया 36, 36 के 6 कैरी बच गया 3। उसके बाद 6 3 18, 18 और 3 हो गया यानी 21। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है बच्चा, तो हो गया 6 पर पावर हो गया 3, यानी कि 6 पर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया क्यूब, ये हो गया क्यूब, ये हो गया क्यूब। तो यहाँ तो स्क्वायर है, वर्ग है। ठीक है, तो इसलिए ऑड क्या हो गया आपका 625 जो है वो क्या हो गए, ऑड नंबर हो गए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी समझ गए होंगे। तो बिल्कुल आप सभी जो है कमेंट करिए। नेक्स्ट हम लोग बच्चे जानेंगे, यानी कि अगला जो क्वेश्चन है इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के, निर्देश को पढ़ के
फिर हम आगे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 34 से लेकर के 38 तक, ठीक है, नीचे दी गई जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके उससे संबंधित प्रश्न के उत्तर दीजिए। 4 खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी हैं? 4 खिलाड़ी हैं, जिनमें की है अजय, बाबू, चंदू और देवी। ठीक है, तो 4 खिलाड़ी का नाम क्या है बच्चा? अजय, बाबू, चंदू और देवी। ठीक है, और चारों जो है पृथक, पृथक मतलब अलग अलग कैंप साइट, यानी कि ई, पी, जी और एच, जो कि आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो, यानी कि जरूरी नहीं कि ई के बगल में पी ही होगा, पी के बगल में जी ही होगा और जी के बगल में एच ही होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, पर कैंप कर रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे कैंप साइट 4 पृथक झीलों आई, जे, के और एल में स्थित है। 4 पृथक झील भी है, झील का नाम क्या है? आई, जे, के और एल। ठीक है, जो कि आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो, यानी कि सीक्वेंशियल ही हो। ठीक है, जो 4 पृथक राज्यों, तो 4 राज्य भी है बच्चे, यानी एमपी, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब। ठीक है, जो आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में ही हो। ठीक है, तो यहाँ हम बच्चे पहले ये निर्धारित कर लेंगे कि हमें सबसे पहले 4 खिलाड़ी मिले, 4 आपके कैंप साइट मिले, 4 आपके जो है क्या मिले, यानी कि आपके झील मिले और 4 जो है राज्य मिले। ठीक है, अलग अलग। तो ये हम पहले क्या कर लेते हैं? अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलिए EPGH है आपके कैंप साइट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं, तो कह रहा है कि बाबू झील के पर कैंप कर रहा है। ठीक है, एच कैंप साइट झील पर जे पर है, जो कि नागालैंड में स्थित है। झील आई में खिलाड़ी पंजाब का निवासी है और केवल उसी राज्य में कैंप करता है। देवी कैंप साइट पर है और 5वां है अजय, उड़ीसा में कैंप कर रहा है। ठीक है, बाकी फिर अगला देखते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है आपके। अब आपके क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अब कह रहा है कि बाबू कहाँ पर कैंप कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक क्या बना लीजिए? डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, तो डायग्राम क्या चीज का बनाना है? तो सबसे पहले डायग्राम किसका बनाएंगे? जैसे कि 4 खिलाड़ी है। ठीक है, तो 4 खिलाड़ी है भाई, तो इसको पहले हम क्या करेंगे? एक मतलब कि कॉलम बना लेते हैं, तो जिसमें कि एक हो जाता है आपका क्या? सीरियल नंबर, यानी कि जिसको क्रम संख्या कहते हैं। दूसरा में भाई क्या हो जाएगा? प्लेयर, यानी कि खिलाड़ी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में खिलाड़ी हो जाएगा। ठीक है, क्रम संख्या जो हम देंगे 1 2 3 4 दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम दे दिए। तो प्लेयर में हमारा क्या था? 4 प्लेयर था, लेकिन हम प्लेयर को अभी अरेंज नहीं करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हम अरेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेयर के बाद जो आपने देखा बच्चा, क्या देखा? कैंप साइट देखा। क्या देखा? कैंप साइट देखा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आप देखे बच्चे, आपको क्या दिखा? झील दिखा। क्या दिखा? झील दिखा, तो यहाँ दे दीजिए, यानी कि वाटरफॉल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने देखा वो क्या देखा? तो ये वाटरफॉल के बाद हमने जो देखा वो क्या देखा? राज्य देखा, यानी कि स्टेट देखा। ठीक है, यानी ये हो गया आपका राज्य। तो ये हमने इस तरह से बांट लिया। अब हम क्या करेंगे? तो अब 4 खिलाड़ी है। ठीक है, तो 4 खिलाड़ी को अब हम क्या कर लेंगे? अलग अलग जब कर लिए, तो यहाँ से हम साइड से क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 4 खिलाड़ी है, अजय, बाबू, चंदू और देवी। ठीक है, कौन है? अजय, बाबू, चंदू और देवी। ठीक है, तो चारों खिलाड़ी का हम नाम लिख लेते हैं। अजय, बाबू, चंदू और देवी। ठीक है, तो ये 4 खिलाड़ी हम बच्चे पहले लिख लिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि
जो 4 कैंप साइट EPGH जो कि आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में है, ठीक है। तो EPGH जो है ये क्रम में नहीं है, तो आपको क्या करना है इसके अनुसार। तो कह रहा है कि बाबू कहां पर कैंप कर रहा है, ठीक है। तो बाबू के लिए हमें कैंप साइट पहले देखना है। तो सबसे पहली बात है क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि बाबू झील के पर कैंप कर रहा है। तो झील के पर है भाई बाबू, ये है बाबू, और झील यानी कि वाटरफॉल यहाँ के दे दिए, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि एच कैंप साइट झील जे पर है जो कि नागालैंड में स्थित है, ठीक है। तो एच कैंप साइट झील जे पर है, ठीक है। तो एच कैंप साइट झील जे पर है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो झील जे आपको क्या करना है, तो एच कैंप साइट यहाँ पे दिए, ठीक है। और ये राज्य कौन सा है, तो नागालैंड है। कहाँ है, नागालैंड में है, ठीक है। चलिए और झील क्या है भाई, यानी कि एच कैंप साइट वाले जो बच्चे हैं वो झील किसमें, तो एच कैंप साइट वाले जो बच्चे हैं वो झील जे पर है, ठीक है। तो यहाँ हम दे देंगे झील जे, के नीचे क्या दे देंगे, झील जे दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई, क्योंकि देखिए अभी आपको दिक्कत हो रहा होगा, क्वेश्चन जो है बहुत लंबा है और ये क्वेश्चन एक बार में लाना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बच्चे ये देखे होंगे, तो ये आपने झील जे देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झील आई में खिलाड़ी पंजाब है। झील आई में खिलाड़ी कौन है, पंजाब है। तो झील आई देखेंगे, ठीक है। तो झील आई के लिए हम क्या करेंगे, तो झील आई, झील है यहाँ, झील आई के लिए जो जगह है वो क्या है, पंजाब है, ठीक है। अब है पंजाब का निवासी है एवं केवल उसी राज्य में कैंप करता है, देवी कैंप साइट पर है, ठीक है। तो देवी कैंप साइट में है, ठीक है। तो यहाँ देवी आ गया भाई। उसके बाद है अजय उड़ीसा में कैंप कर रहा है। तो अजय के लिए, अजय यहाँ है, तो अजय कौन सा स्टेट में है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा में यहाँ अजय है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि बाबू कहाँ पर कैंप कर रहा है, ठीक है। तो बाबू कहाँ पर कैंप करे, तो उड़ीसा हो ही गया, नागालैंड पंजाब है ही, और एक जगह आपका क्या बच गया, तो एक जगह आपका बच गया, यानी 4 जगह में से एक जगह जो बच गया उसको यहाँ क्वेश्चन में जो देख रहे हैं वो है आपका क्या, एमपी। क्या है भाई, एमपी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उड़ीसा, एमपी, नागालैंड और पंजाब, इस तरह से क्या हो जाएगा, सिक्वेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो अजय कह रहा है कि बाबू कहाँ पर कैंप कर रहा है, तो बाबू कहाँ पर कैंप कर रहा है, तो एमपी में कैंप कर रहा है, ठीक है। तो क्या देंगे, बाबू एमपी में कैंप कर रहा है। तो यहाँ बाबू के लिए क्या हो गया, एमपी हो गया ना। बाबू जो है वो कहाँ कैंप कर रहा है, तो एमपी में कैंप कर रहा है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ ये क्वेश्चन तो मिल गया। अब हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन को हम फिर क्या करते हैं, लाते हैं, इसको नहीं मिटाएंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि आप खिलाड़ियों को उनके नाम से पृथक अक्षर के वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उनसे संबंधित राज्यों का सही क्रम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कह रहा है कि यदि आप खिलाड़ियों को उनके नाम के यानी कि पृथक अक्षर के वर्णमाला क्रम में, यानी ए से अजय, बी से बाबू, सी से चंदू, डी से देवी, अगर इस तरह से आप क्या करते हैं, सिक्वेंशियल अरेंजमेंट करते हैं, तो उनसे संबंधित राज्यों का सही क्रम क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं भाई, तो
अजय, बाबू, चंदू और देवी, तो सबसे पहले क्या हो जाता है? तो सबसे पहले हो जाएगा क्या? उड़ीसा, एमपी, नागालैंड और पंजाब। ठीक है, यानी कि दूसरा नंबर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि झील किसका स्थल है? ठीक है, झील किसका स्थल है? ठीक है, कैंप साइट एफ का, अजय का कैंप, उड़ीसा में कैंप या चंदू का कैंप है। तो किसका स्थल होगा ये आपको क्या करने हैं? बताने हैं। ठीक है, तो आप सभी भी कमेंट कीजिए कि आपके समझ में क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बच्चे एक ही बात बताना चाहेंगे कि झील जो क्या कहते हैं आई है, झील आई जो है ये कैंप साइट इसका नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्टेट पंजाब है और प्लेयर जो है वो क्या है? देवी है। ठीक है, तो वहां भी हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झील किसका स्थल है? ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि झील किसका स्थल होगा। तो यहाँ पर हमें एक क्या करना होगा? मानना होगा कि मानना क्या होगा कि ये जो झील वाली जो बातें हैं तो वो झील किसका होगा? या तो मतलब कि क्या होगा? जे का होगा या फिर आई का होगा। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक चीज पहले आप ये समझिए कि कैंप साइट यहाँ एच जो है आपका क्या है? डिनोट है। ठीक है, बचा अजय का और बाबू का। ठीक है, अजय और बाबू का, तो अजय का वहां क्वेश्चन में मेंशन है कि अजय का जो है वो क्या है? एल कैंप साइट है। ठीक है, अजय का एल कैंप साइट होगा और बाबू का जो कैंप साइट होगा वो क्या होगा भाई? यानी के कैंप साइट होगा। अजय बाबू का के कैंप साइट होगा। ठीक है, बच गया देवी का जो कैंप साइट होगा। अब ये चारों के अलावा जो तीनों के अलावा जो बच जाएगा उसको देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका कैंप साइट IJKL है, IJKL में है। ठीक है, तो यहाँ IJKL में अब यहाँ पर हमें क्या करने हैं? उसको स्थित कर देना है। नहीं, झील है IJKL, कैंप साइट है भाई आपका EPGH। ठीक है, तो यहाँ EPGH है, तो वहां पर हम क्या कर देंगे? उसको वहां रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैसा है कि कैंप साइट ई पर क्या है? कैंप साइट यहाँ ई पर क्या है? अजय है। ठीक है, उसके बाद ई पर अजय है तो या ई एच क्या हो गया? तो ये तो इन्वॉल्व हो गया ई और एच। ठीक है, तो अब क्या है? तो यहाँ पर तो क्या होगा? एफ होगा ना। ठीक है, और बाबू जो है किसमें है? तो के वाटर फॉल में है, यानी कि के झील में है। ठीक है, तो अगर हम इसका कैंप साइट अगर लेना चाहे या तो जी में ये रहेगा, या तो जी में रहेगा, और या तो बाबू क्या रहेगा? आपका ई में रहेगा। ठीक है, और अजय के लिए जो कैंप साइट हुआ वो ई या फिर जी में रहेगा। ठीक है, यानी दोनों में से कोई एक में रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो झील किसका स्थल है? तो हम क्या ऑप्शन देंगे? तो कैंप साइट एफ का स्थल है। कैंप साइट एफ का ये क्या है? झील स्थल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि झील एल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला है चंदू वहां कैंप कर रहा है। चंदू वहां कैंप कर रहा है। ठीक है, देवी वहां कैंप कर रहा है, यह एमपी में है। और चौथा है अजय वहां कैंप कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करने हैं कि देखना है। तो सबसे पहली बात है कि झील एल, तो झील एल तो यहाँ ना था, झील एल कहाँ है भाई? ऊपर में है। तो एल पर कौन है? तो एल पर जो है अजय है। कौन है? अजय है। तो अजय वहां कैंप कर रहा है। ठीक है, तो राइट
राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम अगला देखते हैं। अब कह रहा है कि दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, तो दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नांकित का निर्धारण किया जा सकता है, ये आपको देखना है। ठीक, चलिए तो दिया कह रहा है कि दी गई सूचनाओं के आधार पर निर्धारण किया जा सकता है। तो इनको आपको ये देखना है, तो क्या होगा कि किस राज्य में झील के स्थित है। तो झील के देखना है कि कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो एमपी में स्थित है झील के। चलिए दूसरा है कैंप साइट ई पर कौन है, कैंप साइट ई पर कौन है। तो देखिए, तो ई यहाँ भी कैंप साइट है और ई यहाँ भी है, तो ये थोड़ा सा क्या है, निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि कैंप साइट ये कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ दोनों का क्या है भाई, यानी कि समावेश है, इसलिए इसका निर्धारण नहीं हो सकता है। फिर है पंजाब में कौन सा कैंप साइट है, पंजाब में कौन सा कैंप साइट है, तो कैंप साइट एफ है। ठीक है, नागालैंड में कौन कैंप कर रहा है, तो नागालैंड में एच कैंप कर रहा है। ठीक है, यानी कि चंदू कैंप कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सब का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन बी का निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि ई जो है कौन सा कैंप साइट में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये कैंप साइट वाला ये वाला क्वेश्चन खत्म, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 39 में कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ है डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन है, तो कौन सा, मतलब कि यह कह रहा है कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ है डिटर्मिनेशन से कौन नहीं बनेगा, जैसे कि यहाँ है आपका नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ है डिटर्मिनेशन से। तो इसमें तो देख रहे हैं कि भाई हर वर्ड जो है इनसे मिलता जुलता आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है डिटर्मिनेशन से टर्मिनेट भी बन जाएगा, डोमिनेट भी बन जाएगा। और यहाँ है डेस्टिनेशन, क्या है, डेस्टिनेशन, क्योंकि ये एस वर्ड जो है डिटर्मिनेशन में नहीं है। ठीक है, तो ये एस वर्ड नहीं होने के कारण ये क्या है, ऊपर वाले डिटर्मिनेशन से जो है इनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में टर्म को 48 भाई, ठीक है, TOM टर्म को क्या है 48 कोडित किया गया है। फिर है DICK, ठीक है, डिक को 27 कोडित किया गया है। तो कह रहा है हैरी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, हैरी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये आपको क्या करने हैं, बताने हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ आप एक चीज करिएगा कि आप ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। हर लेटर के अपने अपने क्या होते हैं, पोजीशन होते हैं, अपने अपने स्थान होते हैं। उन पोजीशन को आप उस लेटर के पोजीशन को क्या रखेंगे, याद रखेंगे और
आपको तब ये क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि अगर टी का पोजीशन कहा जाए तो क्या है, यानी कि 20 नंबर पर है। ठीक है, आप गिनती कर लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो 15 3 18 2 20। ठीक है, तो 20 पोजीशन पर ये आ गया। अगर ओ की बात करिएगा बच्चे, ओ आ जाता है 15वां नंबर पे, 15 पोजीशन पे। और अगर एम की बात करिएगा तो एम आ जाता है 13वां में। ठीक है, तो इसलिए अगर जोड़ते हैं तो 5 3 8, ठीक है, और 1 1 2 2 4, तो 48 आ गया ना। उसके बाद है डिक का। ठीक है, तो डी हो जाता है 4 नंबर पे। ठीक है, आई जो हो जाता है 9 नंबर पे, सी हो जाता है 3 नंबर पे, और बाकी के जो अगर हो जाता है बच्चा तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, तो 11वां नंबर पे। ठीक है, तो हो गया 9 4 13, 13 3 16, 16 1 17 और 10 27। चलिए ये भी पूर गया। तो जस्ट हम हैरी को भी क्या करेंगे, इसी तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर एच की बात की जाए तो एच का पोजीशन क्या हो जाएगा, तो एच का पोजीशन भी हम क्या देंगे, जैसे कि एच का ए बी सी डी 8वां पोजीशन होगा। उसके बाद एक हो जाएगा ए के लिए, और आर की बात हो पी क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू आर देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 13 3 16वां पोजीशन, और फिर हो गया 16वां पोजीशन। और भाई वाई का जो है सबसे लास्ट में है, तो वाई हो गया आपका कौन सा, वाई हो गया यानी कि जेड के पहले, यानी कि आपका 26 में एक लेटर पहले हो गया तो 25। ठीक है, तो इसको आप जब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करके आप बताइए 25 यानी कि 6 5 11, 6 17, 1 18, 18 2 20, 6 26 के 6 हासिल 2 2 2 4 1 5 1 6 1 7 7। ठीक है, चलिए एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देंगे 6 5 11, 11 6 17, 17 1 18, 18 और 8 हो गया, 18 2 20, 6 26 के 6 हासिल 2 2 2 4 1 5 1 6 6। चलिए 66, यानी कि 66 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हैरी के लिए क्या लिखा जाएगा, 66 लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्या है, ट्राइड को 53126। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं TRIED। ठीक है, इसको लिखा गया क्या, 5 3 1 2 6। चलिए ठीक है, उसके बाद है ऑर्बिट। ऑर्बिट को लिखा गया 7 3 9 1 5 लिख लिए हमने। ठीक है, तो अब आपको कह रहा है कि उसी भाषा में बोर को किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो बोर को लिखना है BORE, बोर को लिखना है भाई। ठीक है, तो यहाँ आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे बच्चे कि यहाँ जैसे कि आई के लिए क्या है, 1 है, यहाँ भी आई के लिए क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद आर के लिए भाई 3 है, यहाँ भी कॉमन देख रहे हैं, और यहाँ भी आर के लिए बच्चा 3 है। बी के लिए बच्चा क्या है, 9 है, क्या है, तो 9 हम पहले दे देंगे। ओ के लिए 7 यहाँ है, तो ओ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 7 दे देंगे, क्या दे देंगे, 7 दे देंगे। ठीक है, और आर के लिए जो है वो 3 है, और ई के लिए जो है क्या है, 2 है। आ गई बात समझ में आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 9 7 3 2। तो आप डिजिट मिला लीजिए, कहाँ है 9 7
32, तो ए नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 42 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, अब कह रहा है कि ई ए बी क्या है, ई ए बी जी सी डी एम ई तो किसके बराबर। ठीक है, तो ये आपको क्या करने हैं, पता करने हैं। ठीक है, चलिए तो ई, तो एक एक लेटर को पहले देखते हैं भाई। ई और यहाँ है जी, ए यहाँ है सी, बी यहाँ है डी। तो यहाँ पे देखिए ई एफ जी, ई के बाद एफ जी यानी +2, फिर है ए तब बी तब सी +2, फिर है बी के बाद सी डी, यहाँ भी है भाई +2। तो जस्ट हमें इन्हीं के जैसा क्या करना है, इधर करना है। यहाँ है एम और क्या है भाई ई। ठीक है, तो इसमें भी आपको +2 और इसमें भी आपको +2 कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है हम लोग, तो m के बाद क्या हो जाएगा, m के बाद एम एन ओ क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, ई के बाद एफ जी ओ जी। ठीक है, ओ जी। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, 1 मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ठीक है, ई ए बी चलिए सही है, फिर है आपका जी जी सी डी, चलिए ठीक है। उसके बाद सॉरी यहाँ है एम आई जी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, एम आई जे है, एम आई जे है। तो एम आई जे है बच्चा, तब जो दो दो जोड़ेंगे हम लोग, एम एन ओ, फिर आई के बाद ये जाए जे के हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा। उसके बाद है जे के बाद एच आई, तो ओ के आई, जे के एल सॉरी के एल हो जाएगा, तो ओ के एल हो जाएगा, यानी कि ए इज राइट आंसर। ठीक है, ओ के एल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है ए सी ई बी डी एफ जी आई के। ठीक है, तो ए सी ई। ठीक है, तो ए के बाद क्या है भाई, बी है, सी के बाद होता है डी और ई के बाद होता है भाई एफ। ठीक है, तो उसी तरह हमें जी आई के, तो जी के बाद होगा एच, आई के बाद जे और के बाद एल, तो एच जे एल, एच जे एल यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे बच्चे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, तो यहाँ आपके जो है क्या है, डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको नंबर सीरीज कहते हैं। ठीक है, और नंबर सीरीज से आपको क्या करना है, पता लगाने हैं। तो पहले हम नंबर लिख लेंगे 2 3 10 15 26, उसके बाद है व्हाट। ठीक है, तो अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 से 3 में क्या है भाई, 2 से 3 में +1 है। 2 से 3 में जब हम गए हैं तो क्या हुआ, एक बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद फिर 3 से लेकर के जब हम 10 में जाते हैं तो 3 से 10 में भी क्या हो रहा है, यानी कि 7 की बढ़ोतरी हो रही है। फिर 10 से 5 में बच्चे जा रहे हैं 15 में,
तो 5 की बढ़ोतरी हो रही है। 15 से जब 26 में जा रहे हैं तो 15 5 20, 5 25, 11 की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं कि 1 7 5 फिर उसके बाद 11 की जो बढ़ोतरी हो रही है, तो इसी बढ़ोतरी के अनुसार हमें क्या करने हैं, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या देखेंगे, तो अब यहां पर देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस सीरीज में जैसे कि बढ़ोतरी वक्त आगे अब कितना बढ़ेगा, तो 1 में 7 बढ़ा। ठीक है, तो अब यह 7 5 11 हो गया, 1 7 क्या हो गया 8, 7 5 जो है 12 होता है, तो वहां 11 हुआ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि 7 और 11 में 7 4 11 यानी कि +4 का अंतर है। ठीक है, +4 का अंतर है, तो 11 और यहाँ पर कितना का अंतर होगा। ठीक है, तो 11 में हम कितना का जो जोड़ेंगे जो कि फुलफिल होगा। अगर आप 9 जोड़ते हैं तो क्या 9 में जो है आपका वो डिजिट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बच्चे क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी आपको 4 जोड़ देने हैं। ठीक है, तो 26 में 4 जोड़ेंगे तो ये आपका होता है, तो यहाँ 1 में 3 जोड़ेंगे 4। ठीक है, 1 में 3 जोड़िएगा तो क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, फिर 3 में अगर 7 जोड़े तो 10 हो गया, 10 में 5 जोड़े तो 15 हो गया, 15 में 11 जोड़े तो 26 हो गया, 26 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो राइट आंसर क्या हो जाना होना चाहिए। अब है एक, मानिए कि यहाँ 30 और एक है भाई, हम अप्रोक्सीमेटली में लेके चलते हैं तो 35। ठीक है, तो अब 30 और 35 में हमें डिसाइड करने हैं कि 30 और 35 में से कौन होंगे। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर जिस तरह से हम सीक्वेंस बढ़े थे, तो 7 5 11 तो यहाँ हो जाएगा भाई 9, तो 26 9 कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, तो 26 और 4 करते हैं तो 30, और 30 में फिर हम क्या करते हैं 5 जोड़ते हैं तो 35, तो क्या हो जाएगा 35 आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में है, 45 से लेके 49 में है कि नीचे दिए गए प्रश्न पत्र, एक प्रश्न और उसके नीचे 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। दोनों कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। ठीक है, तो उत्तर क्या देना है, तो ऑप्शन नंबर ए है कि यदि केवल कथन 1 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, फिर कथन बी कह रहा है, मतलब कि बी नंबर का उत्तर है, यदि केवल कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब हमें इनके अनुसार क्या करने हैं, यानी कि आंसर देने हैं। फिर सी नंबर कह रहा है कि यदि कथन 1 और कथन 2 दोनों का डेटा मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, और यदि कथन 1 और कथन 2 दोनों का डेटा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। तो ये 4 तो आपके
आंसर हो गए और इन चारों आंसर के अनुसार आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्या डी की माता है एस की? क्या डी माता है एस की? यानी कि एस की माँ कौन है? एस की माता कौन है भाई? डी है। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि एल डी का पति है। तो डी का पति क्या है? डी का पति एल है। एल के केवल 3 बच्चे हैं। ठीक है, एल के 3 बच्चे हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। एन भाई है एस का। ठीक है, तो एस का भाई एन है। एस का भाई एन है। ठीक है, तथा पी का, अच्छा, एन का भाई एस तथा पी का। ठीक है, तो चलिए, और कह रहा है कि पी एल की पुत्री है। तो एन और पी क्या हो गया इनका? एस का भाई हो गया। एन का भाई है एस तथा पी। ठीक है, तो एस तथा पी का भाई यहाँ सीधे दीजिए, एन का भाई है। ठीक है, एन का भाई है एस और पी। एस और पी। ठीक है, तो पी एल की पुत्री है। एल की पुत्री कौन हो जाएगी? पी हो जाएगी। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि इसमें केवल एक कथन होने से जो है आंसर की पूर्ति नहीं हो सकेगी। तो वैसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, यानी कि दोनों ऑप्शन को मतलब कि चूज करना होगा। यानी कि दोनों ऑप्शन का मतलब कहने का है कि यहाँ आपको देखना होगा, जिसमें कि हम क्या देख रहे हैं, कथन 1 जो है और कथन 2, ये दोनों डेटा मिल करके ना इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर अगर देंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरे से मतलब कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। कक्षा में 20 से अधिक, कक्षा में 20 से अधिक परंतु 27 से कम है भाई। तो 20 से अधिक प्लस, लेकिन 27 से क्या है, कम है। 27 से कम है, यानी कि बच्चा जो है किसके बीच है, 21 से 26 के बीच है। ठीक है, चलिए दूसरा कह रहा है कि कक्षा में 24 से अधिक, 24 से अधिक, ठीक है, परंतु 31 से कम विद्यार्थी हैं। 31 से भाई कम है। तो कहने का मतलब क्या है कि 25 से 30 विद्यार्थी है। कहने का मतलब 25 से कितने विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी हैं। ठीक है, चलिए अब कह रहा है जब कक्षा के विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया जाता है, यानी माने ये एक समूह हो गया और ये दूसरा समूह हो गया, दोनों को जब अलग अलग किया जाता है तब प्रत्येक समूह में 5-5 विद्यार्थी होते हैं। तो बिल्कुल है, यानी कि 21 से 26 के बीच 5 विद्यार्थी और आपका 25 से लेकर के 30 तक में क्या हो जाता है, 5 विद्यार्थी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ बच्चे देखते हैं तो दोनों जो है एक दूसरे से क्या है, ये भी एक दूसरे से अंतर संबंधित है। यानी कि क्लास के दोनों स्टेटमेंट के बच्चे को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों एक दूसरे से क्या है, को रिलेटेड है। किसके लिए, यानी कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भी, डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि जे के एल एम तथा एन में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, उनमें से दूसरा सबसे लंबा कौन है? ये आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे कि अलग अलग हम क्या करेंगे, लंबाई को देखेंगे। कह रहा है कि एन लंबा है एम तथा के से। ठीक है, एन लंबा है एम तथा के से, तो भाई क्या करेंगे, एन लंबा है एम और के से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा कह रहा है के छोटा है एम से, तो के भाई क्या है, छोटा बिल्कुल है एम से, हम दिखा दिए। फिर कह रहा है एल लंबा है, एल लंबा है किससे, एन से। ठीक है, तो एल लंबा है एन से। ठीक है, और जे सबसे लंबा नहीं है, जे सबसे लंबा नहीं है। ठीक है, तो एल लंबा है, यहाँ एम तो दे दिए, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें साथ साथ ये भी दिखाना है कि जे जो आया तो ये जे क्या है, यानी कि लंबा नहीं है किससे, एल से। तो यानी कि एल से लंबा नहीं है जे, यानी छोटा है। तो अब इसमें से आप बताइए, तो इनमें से दोनों आपके क्या एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो यहाँ आप बच्चे देख रहे हैं कि एन लंबा है एम और के से, और के लंबा नहीं है एम से। तो ऑलरेडी यहाँ है कि के जो है छोटा है और एम क्या है, लंबा है। ठीक है, एल जो है कह रहा है नहीं है लंबा एन, एल लंबा है एन से, और एल जे से मतलब क्या है, लंबा है। तो यहाँ पर आपको क्या दोनों स्टेटमेंट लगेगा कि एक ही स्टेटमेंट से काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो जैसा कि हम यहाँ ऑप्शन को देख रहे हैं, तो यहाँ स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों डेटा को मिला करके प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं उनमें से दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो दूसरा सबसे लंबा कौन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, पहला लंबा तो हो गया कौन, एन हो गया। ठीक है, पहला लंबा कौन हो गया, एन हो गया, और दूसरा लंबा जो हो गया वो क्या हो गया, बताइए। तो दूसरा लंबा जो हो जाएगा वो क्या, कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इसका कनेक्शन इससे भाई नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हम जो देखेंगे ऑप्शन, तो देखेंगे यदि 1 और 2 दोनों का डेटा मिला करके भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कि क्वेश्चन जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी तथा ई एक वृत्त के गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी के ठीक बाएं कौन बैठा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या करते हैं, तो कह रहा है कि 5 व्यक्ति है, तो यहाँ पे इस तरह से हम बना लेते हैं, 5 व्यक्ति है, केंद्र की ओर मुंह बैठे हैं, डी के ठीक बाएं कौन बैठा है। तो 1 नंबर देखते हैं, ए के बाएं दूसरे स्थान पर सी है, तो ए के बाएं कह रहा है भाई। ठीक है, तो ए के बाएं, तो सबसे पहले जब आप इस पोजीशन को देखेंगे तो अपने आप को पहले क्या करिए, केंद्र की ओर रखिए, और अपने दायां और बायां हाथ को क्या करेंगे, अपना पोजीशन मानते हुए वहां पर क्या करेंगे, आप रखेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट कि यहाँ हमारा क्या है, ए है। ठीक है, यहाँ ए के बाएं यहाँ बैठे, तो ए के बायां इधर ना होगा, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी बैठा है। ठीक है,
और बी तथा डी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। ठीक है, बी और डी जो है वो एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। बी और मानते हैं ये डी है, अगल बगल बैठे हैं। बी के ठीक बाएं डी बैठा है, बी के ठीक बाएं है डी। ठीक है, तो चलिए, तो यहां हम नहीं देंगे अगर बायां कह रहा है, सॉरी ठीक है, तो यहां हम क्या करते हैं, इसको डी को यहां से पोजीशन हटा देते हैं। ठीक है, हटा दिए, यहां दे देते हैं। ठीक है, तो डी के बाएं हो गया, ए के बाएं है डी बैठा। अच्छा, बी के ठीक बाएं है ना, बी है तो यहाँ ठीक था पोजीशन। ठीक है, चलिए हम लोग ठीक जा रहे थे। तो बी के ठीक बाएं कौन है, यानी कि डी है। चलिए, अब कह रहा है डी तथा बी का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है। डी और बी का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है भाई। ठीक है, तो ई नहीं है तो इसके बीच हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, चलते हैं। तो अब यहाँ पर आप ये बताइए कि आपको यहाँ अगर स्टेटमेंट के अनुसार अगर कहा जाए तो आप क्या कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, तो अब यहाँ हम क्या देखेंगे कि अब हमको स्टेटमेंट के अनुसार अगर देखना है तो स्टेटमेंट के अनुसार हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे क्या, डी नंबर, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को मिला करके क्या है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है, आवश्यक है। क्योंकि वहां हम लोग पोजीशन देख रहे हैं तो बिना ए का या स्टेटमेंट 1 का या स्टेटमेंट 2 के बिना हम मतलब कि प्रश्नों का आंसर को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चे क्या होगा, दोनों का हमें क्या करना होगा, हेल्प लेना होगा। तो इसलिए यहाँ स्टेटमेंट डी की ओर हम जाएंगे, यानी 1 और 2 दोनों एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि एक विशेष कोड में कोष्ट किस प्रकार लिखा जाएगा। उस कोड में टेल मी द कोस्ट को मतलब @0#9 तथा कोस्ट वाज वेरी हाई को मतलब ये डॉलर का चिन्ह है, फिर उसके बाद &6#, ठीक है, ये लिखा गया है। उसी कोड में ये है। ठीक है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आपको यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि एक विशेष कोड में कोष्ट किस प्रकार लिखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि एक विशेष कोड में यहाँ सबसे पहली बात क्या है, टेल मी द कोस्ट को हम यहाँ ये लिखे हैं और कोस्ट वाज वेरी हाई को ये लिखे हैं। दूसरा जो है भाई, सम कोस्ट वाज डिस्काउंट को ये लिखे हैं और यहाँ तो कोस्ट की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जब हम देखते हैं तो हम एक ही निष्कर्ष पर भाई पहुंचते हैं कि जब यहाँ कोस्ट वाली जब बात ही नहीं है तो ऑप्शन नंबर जो है 1 ही स्टेटमेंट का जो है आंसर देने के लिए क्या है, काफी है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यदि केवल कथन 1 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि
कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि यदि ए बी सी डी और ई में से प्रत्येक के प्राप्त पूर्णांक अलग अलग हैं, बी के प्राप्तांक केवल ई से कम है और ए के प्राप्तांक केवल सी से अधिक है, तो सबसे अधिक तीसरे प्राप्तांक किसके हैं? ये हमें क्या करने हैं? देखने हैं। ये भी बच्चे मतलब कि स्टेटमेंट और क्या था, उनके जो आंसर 4 ऑप्शन दिए थे उन पर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्या करना है? सॉल्व करना है। तो कह रहा है यदि ए बी सी डी ई में से प्रत्येक के प्राप्त पूर्णांक अलग अलग है, बी के प्राप्तांक केवल ई से कम है। ठीक है, बी के प्राप्तांक जो है वो ई से क्या है? कम है, यानी कि ई का क्या है? ज्यादा है। ए के प्राप्तांक केवल सी से अधिक है। ए के प्राप्तांक जो है वो सी से क्या है? अधिक है। तो सबसे अधिक तीसरे प्राप्तांक किसके हैं? ठीक है, तो अब सबसे जो तीसरा प्राप्तांक होगा वो किसका होगा, ये आपको क्या करने हैं? बताने हैं। तो यहाँ हम बच्चे क्या देख रहे हैं? तो अब ये जो हमने दो आपके पास विकल्प रख रहे हैं, तो उन दोनों विकल्पों में यानी कि ई से ज्यादा लाया कौन? बी लाया। ई से ज्यादा प्राप्तांक कौन लाया? बी लाया। तो हम दे सकते हैं क्या? तो ई ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? यानी ई से ज्यादा बी लाया है तो ई से हम बी को ऐसे दिखा सकते हैं। फिर कह रहा है ए ज्यादा लाया है किससे? सी से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? फिर हम यूं ऐसे जो है, पहले यहाँ डी है तो पहले डी को दिखा दिए। फिर कह रहा है ए से सी न लाया है सबसे ज्यादा, फिर तो यानी कि तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा पर्सन ऐसा है जो कि साइलेंट में है, यानी डी। ठीक है, साइलेंट पर्सन कौन है? तो डी है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि ए लाया, यानी उसके बाद फिर सी लाया। ठीक है, तो साइलेंट पर्सन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी जो है आपका यानी कि कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है, यहाँ वाह हो जाएगा। 25 बच्चे की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। क्यू दाएं सिरे से 8वां है। ठीक है, क्यू दाएं सिरे से क्या है? 8वां है, ये आपको देखना है। ठीक है, क्यू दाएं सिरे से क्या है भाई? 8वां है। तो सबसे पहले हम और कह रहा है कि क्यू और डी के बीच 10 बच्चे हैं। तो क्यू और डी के बीच क्या है? 10 बच्चे हैं। ठीक है, चलिए 10 बच्चे हमने दे दिया। 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे क्यू और डी के बीच है। ठीक है, डी के बाएं सिरे से कौन सा स्थान है? तो डी के बाएं। ठीक है, तो डी अगर यहाँ खड़ा है तो इसके बाएं इधर होगा ना, इधर क्या होगा? बाएं होगा, ये होगा बायां पोजीशन, और ये इधर क्या होगा? दाएं पोजीशन। ठीक है, तो बाएं दाएं तो आप एकदम समझ रहे हैं। अब यहाँ कह रहा है कि डी का पोजीशन, डी और बी के बीच क्या है? 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे हैं। क्यू दाएं सिरे से 8वां है, तो क्यू जो है, क्यू दाएं सिरे से क्या है? 8वां है। क्या है? 8वां है। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई अगर दिक्कत है तो आप सभी कमेंट कीजिए। क्यू का पोजीशन क्या है? दाएं से 8वां हम दे दिए। ठीक है, चलिए अब
तो अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, तो अब कह रहा है, तो इधर देखेंगे बच्चे 10 और इधर हो गया 8 और इधर से मतलब कि क्या है, Q जो है दाएं से 8वां है, तो 25 में से Q का दाएं सिरे से 8वां है। ठीक है, तो ये 8वां और इसके बीच जो है Q और D के बीच 10 बच्चा है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो D के बाएं सिरे से कौन सा स्थान है, तो D के बाएं सिरे जाएंगे तो 10 एक 18 और खुद जो है आपका क्या हो गया, यानी कि D हो गया। ठीक है, तो हो गया भाई 8 जोड़ 10 जोड़ 1 D हो गया, यानी कि 19वां हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 19वां पोजीशन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी नंबर होना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 तो हो गया, सॉरी 52 में हम लोग चलेंगे। कह रहा है डाइव का संबंध, देखिए DIVE है, इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, यानी कि EIVD हो गया, यानी कि ये ऐसे और ये ऐसे, बाकी दोनों के पोजीशन सेम है। तो उसी तरह SOUL सोल को क्या किया भाई, LOUS कर दिया, यानी दोनों को इंटरचेंज कर दिया। तो उसी तरह फियर संबंध किससे है, फियर। ठीक है, तो बस आप R इधर कर दीजिए, F इधर कीजिए। ठीक है, और ये दोनों का पोजीशन सेम रह गया, तो REAF। तो D इज राइट आंसर। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 24 मतलब 24685 को इतना लिखा जाता है और 35791 को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। ठीक है भाई, देखते हैं। तो 24685 को लिखा जाता है 33776। ठीक है, तो दो में एक जुड़ा, यहाँ एक घटा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ फिर प्लस, तो यहाँ माइनस और यहाँ भाई प्लस। तो जस्ट इसी के जैसा आप हम लोग इसमें करते हैं, तो क्या हो जाएगा 35791 है। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 5 में 1 घटाएंगे तो 4, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 9 में 1 घटाएंगे तो 8 और 1 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 2, यानी कि 44882 यानी राइट आंसर बी हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। बहुत आसान होते हैं ये सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 54 में कह रहा है कि यदि जल को भोजन कहा जाए। ठीक है, जल को भोजन कहा जाए। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं इसलिए ताकि आपको समझ में आए, बाकी ऐसे भी समझ में आ जाता है ये सब क्वेश्चन। भोजन को क्या कहा गया, वृक्ष कहा गया। भोजन को वृक्ष कहा गया, वृक्ष को आसमान कहा गया, वृक्ष को आसमान कहा गया। ठीक है, आसमान को भाई कुआं कहा गया, आसमान को कुआं कहा गया। ठीक है, और कुआं को तालाब कहा गया, कुआं को तालाब कहा गया। ठीक है, तो फल किस पर लगेंगे, तो फल तो वृक्ष पर लगते हैं, और वृक्ष को भाई क्या कहे, आसमान,
तो राइट आंसर आसमान हो जाएगा, यानी कि वृक्ष आसमान में लगेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 कह रहा है कि सुई जिस प्रकार संबंधित है धागे से, यानी कि सुई के बिना धागा अधूरा और धागे के बिना सुई अधूरा है भाई। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार कलम निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? ठीक है, तो कलम के से जो के बिना अगर कलम में स्याही नहीं है तो कलम क्या है? अधूरा है। ठीक है, चलिए तो क्या होगा? स्याही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। चलिए 55 तक ही ये क्या था आपका रीजनिंग के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को लिया। अगर होपफुल आप सभी को ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा रीजनिंग का, तो चलिए अगर आप सभी को जैसा भी अनुभव हो इस वीडियो को देखने के बाद, आप सभी बिल्कुल कमेंट कीजिए। और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सौम्या एजुकेशन चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाइए और लाइक बटन भी दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो के साथ, तब तक विदा लेते हैं आप सभी से। बाय बाय, गुड नाइट।